आज एक बार फिर स्वागत है कनॉट प्लेस में बातचीत करने के सिलसिले को जोड़ते हुए तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो बैंड मौजूद है उसका पहले तारुफ बैंड का कराऊंगा। विकास और अक्षय जो लगातार यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का जो आप झारखंड के बाद यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋतिक हमारे साथ कल भी थे, आज फिर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सार्थक, बहुत बहुत शुक्रिया सार्थक जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। लविश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमन के सुर और ताल जो है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं यहाँ पे हाजिर हूँ और तमाम वो सारे लोग जो अपनी बात कहना चाहते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सिलसिला शुरू करेंगे और उसके बाद जो हमारे गेस्ट हैं वहां तक हम पहुंचेंगे। राहुल साहब नमस्कार, थैंक यू सो मच। लगातार आपके मैसेजेस मिलते रहते हैं मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? मैं अच्छा हूं। क्या मैसेज लेके आए हैं आज? मैसेज ये है कि मैं 2014 से देख रहा हूं कि हिंदू और मुसलमान की गोली जो है बहुत बढ़िया तरीके से पिलाई जा रही है और दी जा रही है। अब जैसा भी कहे, लेकिन अब है तो सामने। मैं एक अच्छी बात भी बताना चाहता हूँ। हाँ। ये एक रोमा शर्मा जी हैं, तो उनका एक संगठन है, ये है उनका अपना पुंछी परिवार। उन्होंने 4 साल की उम्र में बिछड़े हुए बहन को अपने भाई से मिलवा दिया। बहन रहती है रावलपिंडी में और उनके बचपन का नाम था भज्जो, वो सकीना है, और भाई हैं रणजीत सिंह सरदार जी। तो वो जो है राजस्थान में रहते हैं, राय सिंह नगर में। आप बताइए कितना बेहतरीन उन्होंने काम किया। कई स्टोरीज हैं और ये जो आप स्टोरी लेके आए हैं बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ही होना चाहिए। अमन की तो बातें ऐसे ही हैं और तमाम सारे लोग जो आज यहाँ में मौजूद हैं वो जरूर जानना भी चाहेंगे कि आज बातचीत का सिलसिला कैसे शुरू होगा और क्या है मुद्दा। तो मुद्दा जो है आज का जो बातचीत का मुद्दा है वो है कश्मीर। कश्मीर में सब कुछ जब आज बहस हो रही थी, जब सवाल जवाब चल रहा था, तो गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर विपक्ष ने पूछा उनसे, भाई एक मिनट, विपक्ष ने पूछा कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति क्या है, यह सवाल पूछा गया गृह मंत्री से। तो इसका जवाब उन्होंने दिया गृह मंत्री ने। और एक सवाल जो उनसे और पूछा गया कि सामान्य हालात किसे कहते हैं और इस बारे में जानकारी दी जाए। और उन्होंने पूछा कि अभी जेल में कितने नेता और हैं। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य हैं, लेकिन मैं कांग्रेस के हालात नॉर्मल नहीं कह सकता। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा दुर्भाग्य है जो प्रधानमंत्री हर मामले में बोलते हैं वो महिलाओं के मामले में चुप हैं। ये बात हुई। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के राजनेताओं को एक दिन भी अतिरिक्त यानी ज्यादा दिन जेल में नहीं रखना चाहते। जब प्रशासन को लगेगा कि सही समय आ गया है, राजनीतिक नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा। आज बहस और जो बहस का जो मुद्दा है वो यही है कि सामान्य स्थिति है, लेकिन तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ भी कराना चाहूंगा। प्रिया चौधरी हमारे साथ कुछ देर में मौजूद रहेंगी जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। ललित अंबरदार साहब हमारे साथ आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भरत शर्मा कुछ देर में मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्रा जान साहब कश्मीरी छात्रा हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। योगिता बयाना सामाजिक कार्यकर्ताएं हमारे साथ जुड़ रही हैं आज, बहुत बहुत शुक्रिया। योगिता शेख अलमुद्दीन असदी साहब अध्यक्ष कौमी एकता फ्रंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रफी अता साहब सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किस जमाने में वो रिंग के बाहर खड़ा हुआ करते थे, आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार वो यहां से सफर शुरू कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अतुल सचदेव साहब आर्थिक मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ललित साहब मैं आपसे, क्योंकि वैली की बात है, और इफ्रा मैं आपके पास आता हूं, बात का सिलसिला शुरू करता हूं। तो उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य है, लेकिन नेताओं को हम एक दिन भी अतिरिक्त नहीं रखना चाहते जेल में, लेकिन ये बताएगा प्रशासन ही कि कब चाहिए। लेकिन बार बार विपक्ष कह रहा है कि ये बताया जाए सामान्य स्थिति क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। जी कश्मीर के संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कश्मीर में 2 प्रकार के इस्लामिस्ट हैं। एक वो लोग जो खुलेआम दावे साथ कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान के तटपुंजे हैं कश्मीर के अंदर, यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन दूसरा जो है हिस्सा, जो बहुत बड़ा कद्दावर हिस्सा है, वो है जिसको अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, पीडीपी हुए, कांग्रेस, कश्मीर की कांग्रेस खासकर, तो वो लोग, और सीपीआईएम
जो लोग कश्मीर में कश्मीर का इस्लामी कैरेक्टर मेंटेन करना चाहते हैं, पिछले 70 साल से आम कश्मीरी मुसलमान को ये अफीम पिला रहे हैं कि कश्मीर बहुमूल मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है, हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान पलना चाहिए, कश्मीर के अंदर ये है। जब आप अपने इलाके में कभी इलेक्शन होते हैं, कभी कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, तो प्रिवेंटिव अरेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? मोहल्ले के अंदर जो लोग दंगाई होते हैं, जिनकी संभावना होती है दंगा करेंगे, उनको जेल में डालते हैं। कश्मीर के अंदर अभी भी महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था? अगर 370 को छेड़ोगे तो राष्ट्रीय तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। उसने क्या बोला था शेख फारूक अब्दुल्ला ने? हमारे लोग नौकरी के लिए नहीं मरते, कौम के लिए मरते हैं, इस्लाम के लिए मरते हैं। तो ऐसे लोगों को जहां तक हो सके उनको प्रिवेंटिव मेजर क्या, उनके ऊपर तो सिडिशन का चार्ज लगना चाहिए, क्योंकि वो आम मुसलमान को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। जी मैं आ गया मैं आ गया। मैं ये इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात करी है, ललित जी ने बहुत अच्छी बात करी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में अगर अलगाववादी हैं तो वो 10% है। 90% कश्मीरी पिछले 70 साल से भारतीय लोकतंत्र को जिंदा रखा हुआ कश्मीर को, उन लोगों का क्या कसूर है? उन मुख्यमंत्रियों का क्या कसूर है जिन्होंने वहां लोकतंत्र के तहत जनता की सेवा की है? उन विधायकों का, उन जनप्रतिनिधियों का क्या कसूर है? और सबसे बड़ी बात, उन मतदाताओं का क्या कसूर है जिन्होंने कश्मीर को कश्मीरियत जिंदा रखी है और कश्मीर में हिंदुस्तान को जिंदा रखा है, और जिन्होंने लड़ाई लड़ी है अलगाववादियों से और पाकिस्तान से। मैं तो सैल्यूट करूंगा कश्मीरियों को कि एक आध का नाम लीजिए, एक आध का नाम लीजिए, लीडरान की बात कीजिए, नाम लीजिए सर। अरे फारूक अब्दुल्ला, मैं बात हूं शेख अब्दुल्ला, कश्मीरियों ने जिंदा रखा है, सरकारें बनाई है वहाँ, सरकारें बनाई है, सरकारें बनाई है। फारूक अब्दुल्ला, बुरहान वानी जब जहादी मारा गया था, फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था? कश्मीर का नौजवान नौकरी के लिए नहीं मरता, कौम के लिए मरता। ये आपका लीडर है, मेन स्ट्रीम लीडर है। सुनिए, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार फारूक अब्दुल्ला की देखरेख में हुआ। उसको तो सिडिशन के लिए आपको कौन रोक रहा है? आप कश्मीर क्यों नहीं जाते? आप कश्मीरी पंडित, आप कश्मीर क्यों नहीं जाते? जी मैं आ गया, मैं अफजल जी फैक्ट पे आऊंगा। I'm coming. बोलते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने प्लीज ये हमको बोलते हैं जनाब आली अदा साहब, बिल्कुल कि महबूबा मुफ्ती ने ऐसा कहा इसलिए हमने उनको बंद कर दिया। पहला मेरा सवाल है, अगर कोई इस देश में बुरी भाषा का इस्तेमाल करता है, एक लोकतंत्र देश में क्या होता है, उसको कोर्ट में लिया जाता है और कोर्ट में उसके खिलाफ केस चलता है, लेकिन आप उन पे केस चला के उनको कोर्ट सजा क्यों नहीं दे रहे? ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। 4 महीने हो गए, एक भी केस नहीं चलाया उन्होंने। क्यों? क्योंकि केस चलाने के लिए कुछ है ही नहीं। दूसरी बात ये करते हैं कि वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। मैं ललित जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है कि जितने वहाँ पे कश्मीरी पंडित मरे, उससे ज्यादा पीडीपी और एनसी के वर्करों को, मिलिटेंटों ने मार गिराया? कभी आप उनकी बात करते हैं? वो लोग कितने लोग वहाँ पे, कितने एनसी के और पीडीपी के वर्कर मरे हैं? इफ्रा वैली से आती है, ऑफ कोर्स यू विल रिप्लाई। एक सेकंड, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। मरता कौन है? कश्मीर का गरीब मुसलमान का बेटा जात के नाम अब्दुल्ला के परिवार से कोई नहीं मरता। पीडीपी के वर्कर थे वो, एनसी के वर्कर थे वो लोग थे जो तब इलेक्शन, वो लोग थे जिन्होंने कश्मीर में तब इलेक्शन लड़ा। मेरी बहन ने एक महिला होकर कितनी अच्छी तरह जस्टिफाई कर दिया जो कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, जो महिलाओं को नंगा करके सड़कों पे डाला गया, बच्चों को उछाल के गोली मारी गई। ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता मेरी बहन। और अब बात करते हैं, आप कश्मीर की उस नेता की बात कर रहे हैं जो ये बताती थी कि धारा 370 बारूद का ढेर है, जिसको हटाया गया उस वक्त एक चिंगारी भी नहीं भड़की। ये दम किसी ने दिखाया तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिखाया। गजब, मैं आया। उन्होंने कहा कि जब से 370 हटाई है, आइए जनाब आली, कश्मीर में बात हो रही, आप पीछे कैसे सकते हैं, अंदर आइए जी। जब से 370 हटाई है, एक भी खून खराबा नहीं हुआ है। आप मुझे एक बात बताइए, कश्मीर में ना। सबसे
ज्यादा ग्रेनेड अटैक्स चल रहे हैं। आज पहली बार 10 साल में श्रीनगर के दिल में और अनंतनाग के दिल में ग्रेनेड अटैक हुआ। 30 दिन का गांदरबल में एनकाउंटर हुआ। लास्ट टाइम एनकाउंटर कब हुआ था? 30 दिन का। आज 4 महीने से आप ब्रॉडबैंड वर्क। मलिक साहब कश्मीर से, मलिक साहब श्रीनगर से आते हैं। जी 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 जनाब अली, स्थिति सामान्य है। मैं कहता हूं कि जितना पैसा आज तक भारत सरकार ने कश्मीर में भेजा, जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसन, और उसका क्या हुआ है? फारूक अब्दुल्ला साहब हो, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, उन्होंने अपने घर भरे हैं, उन्होंने अपने घर बनाए हैं, उन्होंने घोटाले किए हैं, तभी तो आरोप है। मैं चाहता हूं कि बीजेपी सरकार उनको तिहाड़ जेल भेजे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आप मुझे एक बात बताइए, जो 4 महीने में फंड आया उसका क्या हुआ? एक सवाल। दूसरी बात, जो भी कश्मीर का बंदा होगा उसको पता होगा अभी वहां पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का माफिया चल रहा है। अमीर लोग घूस खिला के बड़े लोगों को 10-10 लाख रुपए दे के इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की बात कीजिए ना। हजारों नौजवान। सर एक बार आप पूरे समाज को अपना नाम बताइए, पूरा दोबारा जोर से बोलिए। मैं मलिक याकूब हूँ, मुसलमान हूँ, कश्मीर से हूँ। मगर मुझे ये बताइए, जो आज मिलिटेंसी, जो आज कश्मीर में मिलिटेंसी चल रही है, उसका जड़ कौन है? उसका जड़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ललित ललित, जो गलत है जनाब अली, जो गलत होगा मैं उस पर तुरंत टोक दूंगा। ललित बस। भाई साहब, मैं इन पैनलिस्ट को बताना चाहता हूँ, इनको कश्मीर के बारे में। प्लीज मौलाना प्लीज लिसन। मौलवी साहब, आपको कश्मीर के बारे में ABC का पता नहीं है। हम कश्मीरी लोग पता है कि हम क्या हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब ने 2010 में 260 नौजवानों को मौत के घाट उतारा, और उसके खिलाफ FIR होना चाहिए। मोहम्मद अदा साहब, आपका मैं एक बात, मैं आ गया। प्लीज कूल डाउन, मैं आया। भारत माता की। ठीक, मैं आ गया। प्रतीक जी, एक बात पूछना चाहता हूं मलिक याकूब से। ये 3 दिन से डिबेट में आ रहे हैं और तीनों दिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाते हैं, वहां नुमाइंदगी करते हैं, सौदेबाजी करते हैं। आप सौदेबाजी करते हैं? आप अब्दुल्ला फारूक, जो अब्दुल्ला का लड़का है, उसने अपने पूरी जान लगाकर कश्मीर को बचाया है। एक सवाल है, आप मुझे एक बात बताइए प्लीज। नो बाबा अदा साहब। लेकिन पर्सनल अटैक गलत है। कोई अगर विचार रख रहा है तो उसको विचार से और तथ्यों से विरोध हो। वो कहां जाता है, क्या करता है, ये बहस में मायने नहीं रखता है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा यह कहना है कि भाई पूरा देश ये मानता है कि इन नेताओं के जेल जाने के बाद कश्मीर में शांति हुई है। मेरे पास भी फैक्ट है, एक आप ही सत्य नहीं बोलते हैं। मैं एक तथ्य रखूंगा। अदा साहब कूल डाउन, आराम से कूल डाउन, प्लीज अवधेश जी, लेट अस स्पीक। कश्मीर में 125 दिनों से जो शांति है वो हमने 29 सालों में नहीं देखी है। मेरे पास आंकड़े हमें बता सकते हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा, प्लीज कूल डाउन, थोड़ा आराम से। ऑफकोर्स मैं आपको सबसे ज्यादा मौका दूंगा, सबसे ज्यादा पैनल में आपको मौका मिलेगा, ज्यादा। लेकिन एक स्टार्ट फ्रॉम यहाँ। ना लेफ्ट ना राइट, हम तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। अभी खुद कश्मीर से होकर आई हूँ और मैंने देखा है, देखिए प्रॉब्लम्स हैं, और जिनको बंद किया हुआ है बिल्कुल अच्छे के लिए बंद किया हुआ है, क्योंकि बहुत बढ़िया किया हुआ है। बिल्कुल, मैं ना लेफ्ट हूँ ना राइट हूँ। महिलाओं के मुद्दों की बात करती हूँ और शादी की भी बात कर रही हूँ। ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो खुद भी माइनॉरिटी, मैं खुद पाकिस्तान से आती हूँ। मेरे प्लीज लिसन। आप सुनिए तो, सुन तो लीजिए। अरे सर सुन तो लीजिए। अरे मौलाना प्रतीक जी एक बात प्लीज। अदा बैठिए। प्लीज सिट डाउन। दूध का दूध, पानी का पानी। यहाँ पे वंदे मातरम बुलवा दीजिए, जय माँ भारत बुलवा दीजिए, देख लीजिए कौन बोलता है कौन नहीं। जय माँ भारत, 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 वंदे मातरम, जय वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए इनके चेहरे, अरे बुलवाइए ना, अरे
वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्लीज 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 कूल डाउन, कूल डाउन। ऑफ कोर्स यू हैव अ राइट। देखिए ये कहते हैं जय मां भारत, वंदे मातरम, बोलिए जय मां भारत, बोलिए। अरे बोलिए, एक बार बोलिए। आप मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड यार, कितना शोर है आप। प्लीज प्लीज सर, यू हैव टू वेट। आप प्लीज जाइए, प्लीज प्लीज उधर जाइए, पीछे पीछे चलिए, पीछे चलिए प्लीज। मोहम्मद रफी अता साहब, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। मैं कह रहा हूँ आप वंदे आपके नाम के आगे मोहम्मद रफी जुड़ा है, सुरीले आदमी, बैठिए बैठिए। देखिए एक पॉइंट है मेरा, ये कहते, एक सेकंड, एक पॉइंट है मेरा, ये कहते हैं कि उनको अच्छा बात है कि हमने उन लोगों को, उन पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में बंद करके रखा है। सच्चाई ये है कि उन पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में इसलिए बंद करके रखा है क्योंकि वैसे लोगों को लीडर बनना है जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। वो कहती हैं प्लीज प्लीज लिसन लिसन, वो कहती हैं कि उनको इसलिए बंद करके रखा क्योंकि आपको लीडर बनना है वहाँ पे। मैं ऑलरेडी लीडर हूँ। मैं तीन इलेक्शन लड़ चुका हूँ। मैं आपको पता नहीं है, कश्मीर आपको कश्मीर से है नहीं। सुनिए, मैं चाहता हूँ जो बाहर भी अभी बैठे चोर चकारे बैठे, उनको भी जेल भेज दो, उनको भी जेल भेज दो। इलेक्शन जी, ये लोग हैं जिन्होंने सारे लीडर्स को बंद करके रखा क्योंकि बीजेपी के साथ मिलके ये वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, ये वही करेंगे। बीजेपी को वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं क्योंकि ये दलाल हैं। नो दिस इज नॉट गुड। मैं अगर ललित को टोक सकता हूँ तो दलाल शब्द मैं नहीं अलाउ करूंगा। नो आई रिस्पेक्ट यू, देखिए ऐसा है, एजेंट बनाए, देखिए एक एजेंट है। एक मिनट, साहब बैठेंगे आप। राष्ट्र को पता होना चाहिए ये जो प्रखरतावादियों और कश्मीर के उपदलाज और मुफ्ती के जो समर्थक हैं, इनके लिए नॉर्मल क्या है। इनके लिए नॉर्मल 5 अगस्त से पहले कश्मीर के अंदर रोज कोई न कोई मरता था, वो इनके लिए नॉर्मल। कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, ये इनके लिए नॉर्मल था। 30 साल से कश्मीरी हिंदू। एक सेकंड, मैं पूछना चाहता हूँ इन कश्मीरी पंडितों से, याकूब मलिक से 130 दिन हो गए, वहाँ नमाज की आजादी क्यों नहीं है? श्रीनगर में क्यों नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही? क्यों इंटरनेट सर्विस नहीं बहाल की जा रही? वहाँ मोबाइल क्यों नहीं चालू किया जा रहा? इंटरनेट सर्विस बंद है। अगर सारा हालात सीमित है तो अभी शाह जी, अगर आप कश्मीर वैली से आई हैं, आप अभी होके आई हैं कश्मीर वैली, मौलाना साहब कहते हैं कि अगर स्थिति सामान्य है तो नमाज क्यों नहीं पढ़ने दी जा रही है? मुझे नहीं लगता नमाज पे कोई रोक है वहाँ, तो मैंने सब बकरीद, हाँ मैं मालूम हूँ बकरीद पे हुई, कोई ऐसा स्थिति मुझे दिखा नहीं कि वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये बाहर निकलेंगे तब ये दंगा कराएंगे, तब ये नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ये जायज है। पर वहाँ पर अभी कुछ नहीं है, बाहर नहीं हो रहा। बाहर प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान की बात करो, ना कि अपने नारों को यहाँ खड़े होकर चलाओ। जिस पार्टी से जुड़े उसकी नारेबाजी मत करो, सिर्फ हिंदुस्तान की जय करो। दूसरा, आप अमित शाह कहते हैं देश में स्थिति सामान्य है कश्मीर के अंदर। अगर सामान्य है तो बाहर से लोग आते हैं, यहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को क्यों कश्मीर जाने नहीं दिया जाता? क्योंकि आप एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं लोग, वो लेके आते हैं बाहर से एक MP डेलीगेशन। ये मोहम्मद रफी अता साहब, दिस विल बी योर लास्ट शो, दिस विल बी योर लास्ट शो। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। ऐसा है कि पर्यटकों से प्रतिबंध, ऐसा है टूरिस्ट से प्रतिबंध हटने के बाद नवंबर महीने में 12,104 टूरिस्ट गए हैं। इसका मतलब शुरुआती हो गई है। अब सबके बीच में मत बोलिए। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, नेता का कर्तव्य क्या है? जनता की सेवा करना, जिससे जनता को राहत मिले। अगर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला इस समय जनता की बेहतर सेवा तभी कर सकते थे जबकि वो जेल में रहे, उनके कारण शांति स्थापित हो। आप मुझे बोलिए, ये कहते हैं 12,000 टूरिस्ट नवंबर में आए, पिछले नवंबर में 1 लाख टूरिस्ट आए थे, 90% टूरिज्म कम हुआ हमारा। दोनों के अपने अपने आंकड़े। बाबू जी कहाँ थे आप? यूपी से। बातचीत के सिलसिले को नीचे बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं हाजिर हूं। तमाम जनता के पास जो यहां पे मौजूद है उसके अब
सिलसिला मैं शुरू करूंगा जनता की तरफ से, जो वो कहना चाहती मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगा। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं बेटा जी, कहां से हैं आप साहब? मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से हैं? वाह, बोलिए। मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ जो ये 370 जो आर्टिकल है जो चेंज हो गया, और उस टाइम मैं वहीं पे था एंड आई यूज्ड टू वर्क विद टूरिज्म। सो मैं काम कर रहा था टूरिस्ट के साथ। सो दे वर फ्रॉम अमेरिका। सो एक दिन में वी हैव टू गो गुलमर्ग, पहलगाम, मतलब बहुत जगह जाना था उनको। मतलब ये प्लान था। सो व्हाट हैपेंड, सो इन वन नाइट दे सेड कुछ अटैक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, एंड एवरीथिंग हैज टू बी चेंज इन वन नाइट। सो हमको इतना नुकसान हो गया, लोगों को जो भी वहाँ के मतलब लोग हैं जो डिपेंड ऑन टूरिज्म है, मतलब बहुत नुकसान हो गया उनको। लेकिन अब क्या, देखो ऐसा तो पहले भी होता रहा है, लेकिन अब क्या स्थिति है? बट जो मतलब पहले भी होता रहता है, आई नो दैट इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम इन कश्मीर। तो क्या हुआ, मतलब अब जो होना था, मतलब उनको दे हैव टू। आर यू हैप्पी? Well, I can say not really, you know, because lots of people they are suffering in Kashmir. मतलब कश्मीर में सफर कर रहे हैं लोग। You know people, मैंने सवाल पूछा कि आप खुश हैं? ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ। सारे लोग कश्मीर के जितने लोग हैं मैं आऊंगा उनके पास। ऑफकोर्स यू हैव अ चांस। देखो सर, मैं लास्ट वीक में श्रीनगर घूम के आया हूँ। ये फोटो है मेरे पास, बिल्कुल शांति है वहाँ पर। टूरिस्ट वाले, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले सब कुछ है। वो तो मेरे पास भी देखो, हम फीमेल को भी, हम भी डरते हुए गए थे। हमारे साथ में फीमेल थे, हम डरते हुए गए थे कि कुछ हो जाएगा वहाँ पर, अफवाह आते कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल शांत है। टैक्सी वालों ने हमारा सपोर्ट किया, रेस्टोरेंट वालों ने, होटलों वाले बिल्कुल कुछ थे। उन्होंने क्या बोला कि पत्थरबाजी क्यों बंद हुई है? क्योंकि आप पत्थरबाजी जो करते हैं उनको उठा के आगरा लेके जाते जेल में, कोई बंदा छूट के नहीं आते, इसलिए जो बंद है उसमें 207 लोग पत्थर। मैं आ रहा हूँ जी। इन्होंने कहा कि वहाँ बिल्कुल पत्थरबाजी नहीं है। अमित शाह जी पार्लियामेंट में कहते हैं 555 इंसिडेंट्स हुए हैं पत्थरबाजी के। या तो वो झूठ बोल रहे हैं, या तो बीजेपी के होम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, प्रतीक जी क्या है कि इनकी दुकानें हो गई हैं बंद, तो अब इनको हो रही है दिक्कत। तो अब ये करेंगे क्या, खाएंगे क्या करेंगे? तो इनको प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ शांति क्यों है, इनको अशांति चाहिए। एक बात बताइए, कश्मीर में भी होकर आई हूँ, पहले बड़ा सेफ था, जो अब सेफ नहीं है। कुछ अच्छा होने के लिए कुछ गलत होता, कुछ थोड़ा सा नीचे जाता है, ग्राफ गलत नहीं होता है, ग्राफ नीचे जाएगा। अब कश्मीर ऐसे उठेगा ऐसे, और आपके सपने टूटेंगे ऐसे। 4 महीने हो गए डिमोनेटाइजेशन। जब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, बर्बाद कर दिया इंडियन इकोनॉमी। 1 सेकेंड, बर्बाद किया तो इंडिया की इकोनॉमी को। 1 सेकेंड, बर्बाद किया इंडिया की इकोनॉमी को। वही इन्होंने कश्मीर जाने वाला है ऊपर, इनके सपने नीचे गिरने वाले। अरे पहले कौन सी अच्छी थी? यार आप लोगों को मालूम है 30 साल से कश्मीर में कश्मीर जहाद की जंग चल रही है। हजारों सैनिकों की शहादत हो गई, हजारों कश्मीरी लोग मारे गए, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, 5000 साल पुरानी विरासत कश्मीर की तहस-नहस हो गई। वो नॉर्मल था क्या वो नॉर्मल था? अब पिछले 3 महीनों से पुलिस की गोली से एक नहीं मरा। क्या इसमें आपको नाखुश होना चाहिए? पत्थरबाजी हो रही है, जिन इलाकों में हो रही है वहां बैठे हैं पाकिस्तान के टटपुंजे। आप सुनिए, आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग ये चाहते हैं कल सारी पाबंदियां उठे, लोग वो पत्थरबाज सड़कों पे आए, गोली चले, 10 लोग मरे और आप सीना फाड़ के बोले कश्मीर के मुसलमानों को मार दिया। ये चाहते हो आप? और वो जो मरता है ना, वो गरीब मुसलमान मरता है। आपके घर से नहीं मरता कोई, अब्दुल्ला और मुफ्ती का नहीं मरता, इनके परिवार से नहीं मरता। आप प्लीज उनके ठेकेदार मत बनिए, वो पाकिस्तान के टटपुंजे वहां पे। अरे सुनो, 30 साल, सुनिए 1 मिनट, 30 साल पहले कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कत्ल, रेप, मास मर्डर, इनकी अंतरात्मा मरी हुई थी। चुप थे लोग। 3 महीनों से इंटरनेट नहीं है, पापा को मम्मी से बात नहीं हो रही है, तुम्हें तकलीफ हो रही है। You will get chance. मैं उस कश्मीरी भाई को जवाब देना चाहता हूँ। 370 की जहां तक बात है, 370 2 खानदानों के लिए था, एक मुफ्ती खानदान, एक था शेख खानदान, और उस 370 में कुछ नहीं था, वो खाली था। अगर वो परमिट क्यों नहीं किया कांग्रेस ने आज तक?
अगर जो सर था वो क्यों नहीं किया परमिट? ये टेम्पररी था, उस वक्त बीजेपी ने खत्म किया है। उसके लिए पूरा जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरा जम्मू कश्मीर मोदी के साथ है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग हजारों करोड़ों रुपया जो यहाँ से गया और उसका गलत इस्तेमाल हुआ, उसमें दहशत कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों संत एमएलए ने अपनी प्रॉपर्टीज बनाई है, उनकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए, चाहे वो पीडीपी का हो, कांग्रेस का एमएलए या मंत्री रहा हो, उनकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए। सर, ये जो इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन का बयान दिया है ना, यही मैंने आपको पिछले डिबेट में भी कहा था कि इनको वहाँ पे इलेक्शन लड़वाने हैं, इसीलिए इन्होंने उनको बंद करके रखा है। ये बात करते हैं, वहाँ पे कश्मीरी पंडित भी मरे, वहाँ पे कश्मीरी सिख भी मरे। एक ही बार 40 कश्मीरी सिखों को मारा गया छठी सिंहपुरा में। वहाँ कितने कश्मीरी मुसलमान मरे? 10,000 कश्मीरी मुसलमान मरे। इनके मुंह से आवाज निकली और अब ये बोलते हैं जब कश्मीर में इस साल सबसे कम स्टोन पेल्टिंग थी 25। आप मुझे एक बात बोलिए, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं? आज कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, 0% अटेंडेंस है। आज बाहर एक फॉर्म भरने के लिए एक बच्चे को डीसी ऑफिस के बाहर 2-2 घंटे 4-4 घंटे खड़ा रहना पड़ता है एक फॉर्म भरने के लिए। उनके साथ नहीं है। आप लोगों को मालूम है क्या करे भाई? नॉर्मल प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आ रहा हूँ प्लीज आ रहा हूँ। आई एम कमिंग। आप पहले से हैं, मुझे मालूम है। देखिए, पूरे राज्य का नाम था जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 370 हट गया, लद्दाख में जश्न है, जम्मू के अंदर जश्न है, मातम कश्मीर के अंदर उन्हीं वहाबी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन के घरों में। और सुनिए, और यार इनको बोले आप एक मिनट, आराम से देखिए, ऐसा नहीं, ऐसा है जम्मू के अंदर जश्न का माहौल है। और जो, हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया। और जो लोग ये मेन स्ट्रीम पीडीपी के नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता राणा, जो फारूक अब्दुल्ला का राइट हैंड है, वो जम्मू के अंदर आराम से पॉलिटिक्स कर रहा है। मैं आया। एक मिनट, मेरी बहन बार बार कह रही 4 महीने। इस देश ने कश्मीर का दर्द आजादी से लेकर 2019 में 4 महीने कम तक झेला है, तो ये देश जानता है कि खुशियां कैसे मनानी है। अब ये बार बार कह रही है कि ऐसे लोग राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, तो क्या कश्मीर में सिर्फ महबूबा और अब्दुल्ला की घरेलू जायदाद है क्या कश्मीर? ऐसे लोग नहीं आएंगे राजनीति में, आम कश्मीरी आएगा राजनीति में। अब मैं बताती हूँ कि दर्द किस बात का हो रहा है कश्मीर को लेके। जो कश्मीर में इन लोगों का बारूद का ढेर था, वो मिट्टी का ढेर साबित हो गया है। जो 500 रुपए के, जो 500 रुपए के इन लोगों के पत्थरबाज थे, उन लोगों का परमानेंट रोजगार मिलने वाला है। जो बच्चे एग्जाम देने नहीं जाते थे, वो 100% एग्जाम देने जा रहे हैं। जो वहाँ के लोग डरते थे आर्मी से, आज वो आर्मी में भर्ती हो रहे हैं। इस बात का डर इन लोगों को सता रहा है कि कश्मीर अगर नॉर्मल हो गया तो इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा, एक मिनट पहले, आराम से। मैंने पहले भी कहा, इन लोगों की नीयत खराब है। कश्मीर में दरअसल अगर 370 की बात होती तो स्टेट बाइफरकेशन बिल ये बिल्कुल डलाते और कश्मीर को बिल्कुल नहीं तोड़ते। इनकी आंखों में खटक रहा था कश्मीर का मुख्यमंत्री, क्योंकि वह मुसलमान था। एक्शन इनका यही है, भारतीय जनता पार्टी का यही देखना पड़ेगा। सुनिए, जब 14 अगस्त, एक मिनट, जब अभी उन्होंने ये बात बोली ना, ये पैन इस्लामी सेंटिमेंट, 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? सुनिए आप, 14 अगस्त, अरे चुप करो ना आप। 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान चले गए, जिन्ना के साथ 2 नेशन थ्योरी बना दी। लेकिन जो मुसलमान हिंदुस्तान के साथ जुड़ा रहा, क्या उसको कोई 370 मिला? 35 से मिला? नहीं मिला। कश्मीर के मुसलमान को क्यों? और कश्मीर में पाकिस्तान क्यों? कश्मीर में जिन्ना क्यों? अरे शर्म करो। आपकी वजह से 370 की वजह से आराम से। आई एम कमिंग भाई साहब, आई एम कमिंग। मैं आ रहा हूँ। मौलाना, ऐसा है नहीं, ऐसा है, कुछ चीजें जो यहाँ बोली गई है उसका मैं तथ्य रखना चाहता हूँ। 5 अगस्त के बाद
ये बात सही है कि आतंकवादी घटनाओं में 19 लोग मारे गए हैं, लेकिन अब समझिए कौन मारे गए हैं। बाहर के मजदूर थे, कुलगाम में हमला हुआ, 5 मारे गए हैं, ड्राइवर मारे गए हैं। जो सरकार बैक टू विलेज कार्यक्रम चला रही है कि ऑफिसर गांवों में जाए, उनकी समस्या सुने, उन पर हमले आतंकवादियों ने किए हैं। अब हर जगह मत आइए, इट इज नॉट द वे, इट इज नॉट द वे। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं, 1990 से लेकर के और अभी तक 71,254 आतंकवादी घटनाएं हुई, 14,000 उसमें नागरिक मारे गए, 22,000 आतंकवादी मारे गए, 5,293 आतंकवादी मारे गए। क्या इतने लोगों की मौत के लिए 3 लोगों को जेल में रखना ये बहुत बड़ा जोखिम है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि अगर कश्मीर को बचाने के लिए 300 लोगों को जेल में रखना पड़े। जस्ट मिनट होल्ड ऑन। पहली बार बोल रहे हैं जी, पहली बार बोल रहे हैं। पूरी डिबेट में ऐसे नहीं आऊंगा। तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो यार। धन्यवाद। देखिए कश्मीर, प्लीज सुनो, तो आराम से सुनो। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, राजीव कूल डाउन, उस सोच का हम सम्मान करते हैं। अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, यदि सब कुछ नॉर्मल है तो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने में क्या दिक्कत है? आप विदेशी सांसदों को भेज सकते हैं, तो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने में क्या दिक्कत है? एक बात, न्यूज 18 पे मैं बहुत विश्वास करता हूं, पूरा देश विश्वास करता है। ये आपका ही रिपोर्ट है। $1 बिलियन का लॉस हुआ है कश्मीर इकोनॉमी का। जितने भी कश्मीर के जो नेता बैठे हैं, ये जो हल्ला कर रहे हैं, न्यूज 18 का ही नेटवर्क का रिपोर्ट है। $1 मिलियन का घाटा हुआ जी। इकोनॉमी, कश्मीर की इकोनॉमी और तमाम सारे पहलू। सर, ये सारी राजनीति करते रहेंगे, उसकी डेवलपमेंट के लिए कौन बात करेगा? फिर इनको अपने इतने कश्मीरी पता है कि वर्ल्ड में कितने टॉप पे हैं। ये जितने भी बैठे कश्मीर की बात कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता कितने साइंटिस्ट हैं, इनके हाथों में क्या है। एक इंडस्ट्रियल को भी नहीं जानते। आप यूएस में जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, वो इनका कश्मीरी आदमी चला रहा है। उसने कभी नहीं कहा मैं हिंदू या अपना मुसलमान हूँ। इनको कुछ पता नहीं आने वाले टाइम में वहाँ फूड प्रोसेसिंग कितने हम काम कर सकते हैं, ये तो उनको मालूम नहीं है। यहाँ दिल्ली में आकर राजनीति करने लग जाते हैं, मजाक कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का। प्रदीप जी, मैं कश्मीर में रहता हूँ। कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज है। वो क्या जम्मू कश्मीर की आवाज है। अब आप चुप करो, बाहर निकलो यहाँ से। आप चुप। जम्मू कश्मीर, मैं कश्मीर में रहता हूँ। जम्मू कश्मीर के लोगों की I'm sorry। जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज है कि जो लोग इस वक्त बंद पड़े हैं और उनको सजा मिलनी चाहिए, दफा 370 से वो बिल्कुल खुश हैं। कोई ना खुश नहीं जम्मू कश्मीर में। और जिन्होंने खिलवाड़ किया आवाम के साथ, घुटाले किए आज तक, जो जहां से पैसा गया वो जेब में गया, प्रॉपर्टीज खरीदे हैं, उनको जेल भेजना चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाज है। और ये बार कह रहे हैं, अपने आप को अपना राजनीतिक भाषण दे रहे हैं और अपने आप को कश्मीर की आवाज दे रहे हैं। बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी को कश्मीर में कितने % वोट मिले हैं? अगर आप लोग के साथ होते तो आपको जिता दिया होता। कितने इलेक्शन जीते हैं आप? एक भी इलेक्शन। कश्मीर में जम्मू भी है, कश्मीर में लद्दाख भी है। ये केवल घाटी की बात कर रही है। और अगर कोई बीजेपी से है तो वो पापी नहीं है। किसी को अपना विचार रखने का अधिकार है। He has every right to put his view। उसके ऑल पार्टी डेलीगेशन कब भेजते हैं? पूछे इनसे। आधार पर कश्मीर की आवाज केवल कश्मीर नहीं है, कश्मीर भारत का अंग है। मैं भी कश्मीर की आवाज, मैं एक बात कहता हूँ, पंडित जी कह रहे हैं 4 महीने 12 दिन हो गए, ये मेरे साथ लेकर चले कश्मीरी के पंडितों में। अगर इनमें हिम्मत है वो आबाद करे। अमित शाह क्यों नहीं कर रहे? 4 महीने जाते हैं बीडीसी का। देखो, आपको बताना चाहता हूँ मौलवी साहब, सुनो। जब कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है, ये जबान कहाँ थी? चुप। तुम्हारी सुनो। कश्मीरी हिंदू एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ, कश्मीरी हिंदू भेड़ बकरियां नहीं है कि आप उनका जिनोसाइड करेंगे, निकाल देंगे और फिर ट्रकों में बाहर के ले जाएंगे। सुनाओ, कश्मीर के कंकर, सुनो,
कश्मीर के कंकर कंकर में शंकर है, कश्मीर के बिंदु बिंदु में गंगा जल है, कश्मीर भारतीय संस्कृति का स्रोत है। मैं जाऊंगा कश्मीर के अंदर। अमित शाह ने क्या बोला? सुनो, अमित शाह ने क्या बोला? अमित शाह ने बोला कश्मीर का पूर्ण गठन अभी पूरा नहीं हुआ, आगे भी होगा। कश्मीर में पनून कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनेगी, जहां मैं तिरंगा सीने में कभी कभी तमाम दिन हुए मुझे शो करते हुए। शो के दरमियान बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोगों ने अपना परिचय दिया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं फला जगह से आया हूं अपनी बात कहने। लेकिन मैं आज एक ऐसे जोड़े का इस्तकबाल करना चाहता हूं और एक ऐसे जोड़े का यहां पर स्वागत करना चाहता हूं जो कि कश्मीर से हैं और 370 के बाद, अभी पता चला आर्टिकल 370 के हटने के बाद उन्होंने शादी की। हिमांशु चौधरी हैं दिल्ली के और नीलोफर अख्तर हैं श्रीनगर से। और मैं आप दोनों को पहले बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप दोनों लोग वैली के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत 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 स्वागत है और मैं कहूंगा सारे लोग ताली बजा के इसका इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यही हमारी कल्चर है, यही श्रीनगर को दिखाना है और यही श्रीनगर दिखाता है। ऑलवेज 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 प्लीज। कुछ कहना चाहेंगे नीलोफर? जी, यू वांट टू से समथिंग? जी सर। क्या कहना चाहती हैं? मैं कश्मीर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जो 35A हट गया वहाँ से, हम खुश हैं उसके बारे में, क्योंकि हर एक लड़की चाहती है कि हम आजाद रहे, हम जिए, हर किसी जगह पहुँच जाए। वो इससे पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो पॉसिबल हो रहा है कि हम हर एक लड़की दिल्ली आ सकती है, बाहर जा सकती है, क्योंकि हमारे वो जो कश्मीर की लड़कियां वो कश्मीर तक ही बंद थी, बाहर नहीं आ सकती थी। इसने अच्छा किया, लेकिन उस वजह से हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं मोदी जी का, उसने 35A का हटाया है। लेकिन हम नाराज भी है, वहाँ की जो कश्मीर के जो लोग हैं वो नाराज इस वजह से था कि जो प्लीज इम्पोर्टेंट बात सुनिए। नाराज क्यों है? नाराज क्यों है ये सुनिए जी। वो कश्मीर के लड़कियां, वो वहाँ के आवाम नाराज क्यों है कि वो बोल रहे हैं जब यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे कहीं उनकी लड़कियां सेफ नहीं रहेंगे वहाँ पे, बस उस वजह से वो नाराज है। बाकी हमें इंडिया से कुछ नहीं है, हम साथ में जीना चाहते हैं, साथ में मरना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सब एक ही है, इंसान एक ही है, बस फर्क इस चीज की है जो वहाँ फौजी है वो वगैरह वो मतलब वहाँ कश्मीर के साथ जबरदस्ती करती है। और हम इंडिया से कोई मतलब जो कश्मीर में होता है रियल बात में। अता साहब बैठ जाइएगा चुपचाप, मेरे कान है, आंख है, दिमाग भी है। नीलोफर पहली तो मैं सारी राजनीति, आपकी आंखों में पानी है, मैं देख सकता हूं। और पहले तो बहुत भरपूर शुभकामनाएं आप दोनों लोगों को। ये जिंदगी भर ऐसी मुस्कान रहे, जिंदगी भर यही ऐसा रिश्ता मजबूती के साथ कायम रहे और तमाम सारी लड़कियां यहां से वहां जाएं और वहां से यहां आए और लड़कों की शादी हो। देखिए, एक तो आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी, भाई खड़े हैं सामने कि आपकी शादी हो रही है तो बहुत सारी चीजें तो खत्म हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो डिफरेंसेस हैं जो लड़कों की शादी के लिए जो आपने बोला वो तो दूर होगा। रही बात जातियों की, रही बात नाराजगी की, तो वो एड्रेस करने की जरूरत है, उसको सुनने और समझने की जरूरत है। कैसे दूर होगी, उसमें जो कमियां हैं उसे हमें भी दूर करना होगा और आपको भी आगे बढ़कर हाथ मिलाना होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जी 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 जी। मैं सबसे पहले नीलोफर और हिमांशु को शादी की शुभकामनाएं दूंगा, तहे दिल से। मोहब्बत की मिसाल है ये। इन नफरत के ऊपर जो राजनीति हो रही है हिंदुस्तान के ऊपर, उसके मुंह पे तमाचा मारा इन दोनों ने मिलकर। इस तमाचे का जवाब है ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज है ये कि मोहब्बत में रहो, मोहब्बत में जीको। मोहब्बत हिंदुस्तान के एक इतिहास है, मोहब्बत के लिए बात करो। अब बहुत शुक्रिया प्रतीक जी। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की आवाज है ये।
कश्मीर में जो बेवकत बर्फबारी हुई है अभी हाल ही में 90% हमारे बागात जो थे वो खत्म हो गए हैं, और जो हमारा सैफरान उसी महीने में उग रहा था उसके ऊपर जब ये बर्फबारी हुई तो वो भी खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ कश्मीर के लोगों की आवाज है ये कि हमें केसीसी का जो लोन था वो माफ किया जाए, और बिजली फीस के बारे में भी सोचना चाहिए कि कश्मीर को एक बड़ा सा पैकेज मिलना चाहिए ताकि दोबारा उसको हमें रेस्टोर करना पड़े, दोबारा हमें जमींदारों को खड़ा करना पड़ेगा। ये बड़ी डिमांड है कश्मीर की। और जब आप वो कह रही थी सेना वाली बात, आर्मी वाली बात, तो मोहम्मद रफी साहब आपने कहा था कि सुना आपने? मैंने सुना था मोहम्मद रफी साहब, मैंने सुना था। आप उस जमाने में जब बाढ़ आई तब आप दिल्ली में रहे होंगे। मैं श्रीनगर में उस बाढ़ में इतना डूबा हुआ था, और मैंने देखा था कि आर्मी क्या कर रही है। ना हर चीज में राजनीति का, दिलों में नफरत मत, प्रेम मोहब्बत भरिए। वही मैं कविता सुनूंगा, कश्मीर में सुनूंगा कविता। कल संसद में एक बहुत अच्छी बात कही गई कि लम्हों ने खता करी और सदियों ने सजा पाई। मेरी बहन ने अपनी बात में एक बात कही, हमें इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सोच बन गई ना कि इंडिया और कश्मीर अलग अलग है, ये मिटने में कुछ वक्त लगेगा। और ये जो लोग छटपटा रहे हैं ना कि ऑल पार्टी डेलीगेशन वहाँ पर भेजा जाए, तो भाई साहब जिस वक्त वहाँ पर हत्याएं हो रही थी, और मैं अमित शाह जी को चैलेंज करता हूँ, हिम्मत है ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजिए। विदेशी सांसद को आप भेज सकते हैं, ऑल पार्टी डेलीगेशन क्यों नहीं जा सकती है? देखिए, ऐसा है कि कश्मीर में इसके पहले भी ऑल पार्टी डेलीगेशन गए हैं। मैं बता रहा हूं, 1990 में राजीव गांधी के नेतृत्व में देवीलाल के साथ गया, फेल हो गया। सुन लीजिए, 4 डेलीगेशन गए हैं, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भी गया है। देखिए, इस समय सबसे पहली जरूरत कश्मीर में शांति स्थापना की है 29 के बाद, और उस शांति स्थापना की बेदी पर कुछ लोगों को बलि चढ़नी पड़े। लेकिन मुझे जो बात कहनी है, अरे क्या चिल्ला रहे हो? मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूँ कश्मीर की। मैं 2001 में कश्मीर को समझने के लिए वहाँ एक पत्रकार एक अखबार में नौकरी किया। नहीं, सुन लीजिए, ये बात बहुत जरूरी है। जब मैं वहाँ के जब वहाँ के मस्जिदों से मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सुनता था और आजादी का नारा क्या सुनता था, तो मेरे दिल में होती थी कि ये खत्म हो जाए। आज मस्जिदों में नमाज पढ़ने की कोई रोक नहीं है, लेकिन भारत विरोधी तकरीरों को जरूर बंदिश लगा दी गई है, और ये भारत की विजय। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, कश्मीर में कश्मीर में हजारों मंदिरों में लंबे समय से घंटियां नहीं बजी है, ये भी इनको याद रखना चाहिए। नहीं बजी है। 52,000 मंदिर हैं, 52,000 मंदिर। ये कॉन्क्रीट जवाब नहीं देंगे कि ऑल पार्टी डेलीगेशन इतिहास मत बताइए कब। जी, मुझे सिर्फ एक बात करनी है, जो इकोनॉमी का दुहाई दे रहे हैं, इकोनॉमी डाउन चली गई। अब आप देखिएगा ना इकोनॉमी कहाँ जाएगी। आप इतने सालों से कश्मीरी की इकोनॉमी में इनको प्रॉब्लम नहीं थी। एक और एजुकेशन की बात करते हैं। कौन सा अलगावी नेता है या नेता है जिसके बच्चे कश्मीर में पढ़ रहे हैं? एजुकेशन की प्रॉब्लम है इनको, एजुकेशन की बात करते हैं, सब ठीक होगा। आप नेता अपने बच्चों को पढ़ाइए कश्मीर में। थैंक यू। कहाँ से हैं आप? नजफगढ़। बोलिए। मैडम जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। जब पत्थरबाजी होती थी तब कौन से नेता आपके आके उनके बच्चे परिवार से आके पत्थरबाजियों में शामिल होते थे? कोई नहीं होते थे, सिर्फ गरीब मुसलमान। आप लोग हमेशा से तो तभी तो उनको पहले जो नेता आपको लेके आ रहे हैं उनके बच्चों को लेके आओ ना, उसके बाद अपने आप आओ। जी, 90 लाख कश्मीरियों का क्या कसूर है? जी, कहाँ से? मैं आ गया सर, कहाँ से हैं आप साहब? भैया जी, मैं मूल्य हूँ सऊदी अरब का, लेकिन हमारी जो नस्ल है सऊदी अरब की, लेकिन हम हैदराबाद में पैदा हुए, हम अरब कम्युनिटी के लोग हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है अब्दुल्ला बिन अलहज अली अहमद। यहाँ अरब है? जी हाँ जी, असलन और नस्लन अरब है। हाँ। तो यहाँ पर दिल्ली आया हूँ मैं, कुछ बातें आप लोग रहते कहाँ पे हैं आप? मैं दुबई में रहता हूँ, मेरी फैमिली। सवाल बोलना ये है कि आज अवैसी जी आज जो नाटक कर रहे हैं और इसके खिलाफ आज उन्होंने जो कुछ पहाड़ के फेंका है, इस बात से हम भी इस बात पे एक हद तक इत्तेफाक करते हैं। लेकिन अवैसी का जो नाटक है हिंदुस्तान में जो चल रहा है, इसको कब तक आप लोग जो छुपा के रखेंगे? बताइए प्लीज। एक असदुद्दीन अवैसी, वो जो इन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट बिल बनाया है ना, मैं कहता हूँ वो फैसले लायक ही है। वो देश को तोड़ने वाला है, देश को मुझे मालूम है आज बहस में आज अभी बस सिर्फ